अगर आज के समय का पूछे कि प्रेजेंट टाइम में कितना कितना टारगेट आपको चाहिए, तो वो मैं टारगेट गवर्नमेंट का दे रहा हूं। 12th 5 ईयर प्लान का ये प्रेजेंट टारगेट भी है। लिखो जीडीपी चाहिए 8.2, जीडीपी टारगेट रेट 8.2%, एग्रीकल्चर 4%, इंडस्ट्री 8.1%, सर्विस 9.1%, सेवा क्षेत्र, बचत 36%, सेविंग, इंडस्ट्री 8.1%, सर्विस 9.1, बचत 36.2। ये क्या है पता, सेविंग के रेट है, मतलब टोटल इनकम का इतना परसेंट बचाना चाहिए सबको, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। और क्या सेविंग है 36.2 और इन्वेस्टमेंट है 38.7%, निवेश दर 38.7% का टारगेट। क्लियर हो गया? ये गवर्नमेंट के टारगेट है, इन टारगेट पे काम करना है हर किसी को, ऐसा सरकार कह रही है। ठीक होगी बात? अभी के भी ये टारगेट हमें एक्चुअली मिल नहीं पा रहा है। सरकार देखो 7.9 तक टच की है जीडीपी का। एग्रीकल्चर ना 4%, जिस भी दिन मिल गया उस दिन इंडिया का बड़ा भला हो जाएगा, लेकिन इंडिया की टारगेट रेट पहुंच ही नहीं पा रहा 4%। कुछ ना कुछ कभी कभी कुछ मतलब पड़ जा रहा है। तो 4% कभी भी, बहुत फेमस एग्रीकल्चर का तो बहुत क्वेश्चन है कि आखिर दिक्कत क्या है। तो दिक्कत यह है कि सरकार ना जीडीपी का ना एक पर्टिकुलर, एक्चुअली गलती गवर्नमेंट की भी नहीं है, लोग कहते हैं कि सरकार को ना इस सेक्टर पे ज्यादा खर्च करना है, जिसका ये मतलब नहीं कि सरकार खर्च नहीं कर रही, सरकार के पास फंड की भी तो कमी है भाई। एग्रीकल्चर को लेकर, आर एंड डी को लेकर के इंडिया में बहुत बोला जाता है, बहुत देखो इसीलिए होते जब बिना डेटा के जब आप बात करोगे तो गंवार कहलाओगे। इसीलिए मैंने जनरली जब डिबेट उबेट सुना है तो वो मूर्ख है बैठे होते सब, सब पार्टी के 10 मूर्खों को उठाया जाता है, वो बैठा दिया जाता है। और जब वो डिबेट करते हैं तो डिबेट कहते हैं कि गवर्नमेंट, इसीलिए हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो वहां नहीं जा रहे, वहां नहीं जा रहा। अमेरिका देखो अपनी टोटल इनकम का 8% दे रहा है, समझ रहे हो? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कंपेयर करते हैं यूएस से, यूएस जो हो रहा है वो आर एंड डी पे 10% जीडीपी का खर्च कर रहा है। दिक्कत क्या है यूएस, मैंने फिर वही बताया, यूएस में कितने 30 करोड़, हम कितने 150 करोड़। फर्क समझ में आ गया? तो खेल यही समझ में आ गया। तो आप सिंपल है, आर एंड डी पे पहले खर्च करोगे कि पहला खाना पेट भरने में खर्च करोगे? दिक्कत है, समझ रहे हो ना? दिक्कत ये दिक्कत होती है। तो इसलिए डिबेट डिबेट, इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, सनसेट टीवी की डिबेट देखिएगा। कल बिल प्रोसेस आप लोगों ने देखी थी? पूरी तो किसी ने नहीं देखी होगी। रात भर, रात को 1 बजे तक देखी थी प्रोसेस, बिलिंग प्रोसेस नहीं देखी थी? क्या करना है हमें? पास हो गया, फेल हो गया, हमें क्या करना है? पता है 3 दिन से दंगे हो रहे हैं गुजरात और वेस्ट बंगाल में। 3 दिन से लगातार दंगे हो रहे हैं गुजरात और वेस्ट बंगाल में, हो रहे तगड़े हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल में तो तगड़े दंगे हो रहे हैं। न्यूज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी, बहुत सारे कारण हैं लेकिन हो रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहे होंगे समझ रहे हैं? वक्फ बिल की तो आप समझिएगा, चीज़ों को लेकर के दिक्कतें हुई हैं। इसमें प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो उस पर डिबेट करेंगे। वक्फ बिल को जब समझना होगा तब समझ लेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये सामने आपके देखो बोर्ड पे नीति आयोग है। नीति आयोग वैसे मुझे बताना था, लेकिन चूंकि मैंने आपको कर दिया है तो आपको ये फ्रेम है। देखो नीति आयोग में ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, तो ये आपको आराम से मिल जाएगा, अवेलेबल है गूगल पे सब। तो अगर आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो आप सीधे कॉपी कर लीजिएगा गूगल से ऑब्जेक्टिव्स पे। ठीक है, सामने ऑब्जेक्टिव दिख गए इतने सारे। दूसरा आपको मिलता है 7 पिलर, ध्यान से, ये 7 आपके पिलर हैं, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के सीधे क्वेश्चन बनते मेंस में। 7 आपको दिख रहे हैं, PPPE दिख रहे हैं। तो प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन, इक्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये 7 पिलर पे नीति आयोग काम करता है। ठीक है, हेडिंग हेडिंग ही लिख लीजिए, तो उसमें क्या होगा, गूगल पे खोजने में आसानी हो जाएगी आपको। क्योंकि नीति आयोग से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, एसएससी कुछ हो, आपको नीति आयोग से उठना ही है क्वेश्चन। नीति आयोग की फुल फॉर्म है साहब, नीति आयोग तब से चल रहा, फुल फॉर्म नहीं पता। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक बात है, नीति आयोग। तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। कंपोजिशन, हेडिंग वही, कौन चेयरमैन, कौन क्या होगा, पीछे बताया था। तो ये सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे, थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी। ठीक है, तो सेक्रेटरी फला फला करके क्वेश्चन बनते हैं। नीति आयोग इंटर्नशिप बड़ा अच्छा चला रहा है, इसमें मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं। नीति आयोग की इंटर्नशिप चली 6-6 महीने की डिप्लोमा नीति आयोग की तरफ से। खलियार बैठे हो तो डिप्लोमा ले लो, नीति आयोग का बड़ा काम आता। कुछ नहीं करना है, नीति आयोग की वेबसाइट पे आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, कुछ 400-500 रुपये फीस है, दे करके चुप बैठिए। नीति आयोग की तरफ से 4-5 पेपर आपको भेजे जाएंगे मेल पे, पढ़ लीजिए कि एग्जाम एमसीक्यू का होगा, छुट्टी
तो डिप्लोमा नीति सरकारी डिप्लोमा है ना, तो काम करता है। ठीक है, तो अभी चूंकि आप खाली दौर में हैं, खाली दौर मतलब राइट नाउ भी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो 3-4 काम कर लीजिए। एक तो डिप्लोमा ले लीजिए नीति आयोग का, 6 महीने का डिप्लोमा होगा, अभी 6 महीने कुछ करना भी नहीं है तो कर लीजिए। दूसरा ना, कोशिश करिए आप कंप्यूटर का डिप्लोमा ले लीजिए एक। चलो बात छिड़ी है तो मैं आपको बात छेड़ दे रहा हूं, कंप्यूटर का डिप्लोमा ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? कंप्यूटर का डिप्लोमा 3 होते हैं, एक होता है ए लेवल, दूसरा होता है बी लेवल, एक होता है ओ लेवल। सबसे अच्छा ओ लेवल है। क्यों ऐसा है उसके पीछे का रीजन मैं आपको दे दूं। उसके पीछे जब यूपी गवर्नमेंट आएगी, यूपी की जॉब आएगी आरओ, तो उसमें एक पोस्ट होती है ए आरओ और एक होती है आरओ। ठीक, तो जो आरओ की पोस्ट होती है वो ग्रेजुएट कोई भी भर सकता है, लेकिन ए आरओ भरने के लिए आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक हो गई बात। और वो डिप्लोमा तभी का आपका मान्य होगा जिस टाइम वो एग्जाम आया उसके पिछली डेट में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो। मेरी मतलब क्या हुआ, जैसे आज है आपकी डेट कितनी, आज कितनी है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल है, तो अगर मान लीजिए 10 अप्रैल को नोटिफिकेशन, जैसे 23 तारीख को आ रहा है आरओ का, मैं फिर आपको समझा रहा हूं, 23 तारीख को आरओ नोटिफिकेशन आ रहा है। अब इस 23 तारीख के बाद अगर आप ए आरओ भरना चाहेंगे तो ए आरओ के लिए आप 23 के बाद उसमें लिखा होगा डिप्लोमा चाहिए, तो आप 23 के बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। समझ गए? तो 2-2 महीने का डिप्लोमा होता है ए और बी लेवल का, 6 महीने का होता है ओ लेवल का। तो अगर आप ए आर ओ भी भरना, अब इसमें फायदा क्या है सोचो, जब ए आर ओ का फॉर्म आया, RO/ARO नोटिफिकेशन आता है, तो आर ओ के लिए तो आप एलिजिबल हैं ग्रेजुएट वाले, लेकिन ए आर ओ के लिए वही होंगे जिनके पास डिप्लोमा है। और मजाक मजाक में आप में से कितनों के पास डिप्लोमा है? एक हाथ नहीं खड़ा हुआ। तो यही कहानी यूपी में होगी कि नहीं होगी? ऐसा मत सोचो कि हमारे पास नहीं है तो किसी के पास नहीं डिप्लोमा, कोई लेता ही नहीं, कौन कंप्यूटर डिप्लोमा आज के समय कौन लेता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, यूपी गवर्नमेंट, वो ए आर ओ के लिए मान रखी है। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो खुद सोचो ए आर ओ के लिए कंपटीशन लेवल कितना कम हो गया, क्योंकि जब डिप्लोमा वाले कुल मिला के पोस्ट आई है 100, भरने वाले 10,000, कितना कम फाइट हो गई। और आर ओ के लिए ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट में 10 लाख लोग भरेंगे। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही मैं उस दिन भी आपको समझाया था, क्या सेलेक्ट करना सीखो। तो अगर आप अभी फ्री हैं राइट नाउ, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये मेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो 6-6 महीने के डिप्लोमा ले लीजिए। कुछ नहीं होता है, जब आप डिप्लोमा के लिए फॉर्म भरेंगे, डोएक सुना, डोएक की साइट पे जाकर के डिप्लोमा हर दूसरे महीने रजिस्ट्रेशन होता है। अभी भी आप जाओगे, विंडो ओपन होगी, आप खुद भी फॉर्म डाल सकते हो, कुछ नहीं है। फीस उस मेरे को आई थिंक ओ लेवल है किसी के पास, किसी, अच्छा तुम नहीं होगा, ऐसे ही है, 1,500 रुपये फीस होती, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हो, सरकारी डिप्लोमा है ना, तो उसमें आप ले लेंगे तो उसमें फ़ायदा क्या, अब उसको पास कैसे करना है, तो जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आप मुझसे मिल लीजिएगा। 2 किताबें मिलती हैं, दोनों किताबों आपको भेजूंगा, 4 वीडियो है वो भेज दूंगा, आप पास हो जाएंगे, काम खत्म हो गई। कुछ मेहनत नहीं करनी है, चुपचाप। आप 2 तरीके से होते हैं, या तो वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको क्लास करने के लिए, नहीं होता है डिप्लोमा के लिए, या पे घर बैठे रहो। तो ऐसी जगह से फॉर्म भरिएगा जहाँ से थोड़ा नहीं ले दे करके सेटल हो जाता, काम खत्म हो गया। तो ये अगर आप फ्री हैं और आपको, और कंप्यूटर का डिप्लोमा पूरी लाइफ टाइम काम आएगा आपको। अगर प्राइवेट में भी जाएंगे तो कंप्यूटर स्किल अगर अच्छी है आपकी, तो आपको फायदा मिलता है कि नहीं मिलता, बात समझ रहे हैं? तो अगर आप BCA हैं, बीटेक IT से हैं, BE हैं कंप्यूटर साइंस से, या बीटेक हैं कंप्यूटर साइंस से, तो आप एलिजिबल हैं उस ARO की पोस्ट के लिए। तो उन लोगों को नीड नहीं है डिप्लोमा के लिए। लेकिन बाकी जो लोग BA BSc ये सब करके बैठे हैं, MBA वगैरह, और उनके पास अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा, तो वो ARO के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा ना हो 23 तारीख को फॉर्म है फिर आप बोलो कि सर ये वो करके, ठीक है? तो अगर आपको लगता है आप ले सकते हैं तो आप फॉर्म भर के डिप्लोमा ले लीजिए, ठीक है? आने वाले 6 महीने में कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने से पहले एग्जाम वैसे भी कहाँ हो रहा है, बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। चलो, तो ये हुआ तुम्हारा कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट आओ, फंक्शन ऑफ नीति आयोग। ये भी मैं पीछे आपको बता चुका हूं क्या क्या फंक्शंस हैं। चलो, एक्शन एजेंडा ऑफ नीति आयोग। एक्शन एजेंडा ऑफ नीति, कुछ नहीं होता है, एक्शन मतलब किस तरीके से काम करता है, हेडिंग में पढ़ना होता है। एक्शन एजेंडा ऑफ नीति आयोग, वही टारगेट ऑफ नीति आयोग। इसी में लास्ट हेडिंग डलती है, क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग को आपको क्रिटिसाइज करना है। फालतू चीज है यार, बेवकूफ़ी काम है, फालतू पैसा खर्च कर रही हो, उससे अच्छा है लोगों से सट्टा लगवाओ, अपनी टीम बनाओ। ऐड आ रहा, बना रहे हो कि नहीं टीम आजकल रोज? तुम में से नहीं है My11 सर्किल, नहीं Dream11, क्या क्या, देखो लिस्ट पूरी आ रखी है, जिसको देखो कोई बचा नहीं है, हर बंदा कुछ ना कुछ कर ही रहा है। और उसमें कितना बढ़िया ऐड आता है कि पढ़ा लिखा टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, उसमें नहीं एक ऐड में भी देख रहा है, उसमें जियो वाले पे ऐड दिखा रहा है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है सट्टा लगाने के लिए। मजाक थोड़ी है भाई साहब। तो
वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, कहां बैठ के पढ़ाई लिखाई। तो क्रिटिसाइज करनी इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर के कर सकते हैं। प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें कायदे में सफलता नहीं मिल रही ना, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी, तो क्यों गड़बड़ हो रही है उसी को क्रिटिसाइज करना है। 2-4 पॉइंट बताओ फिर आगे बढ़ जाता हूं मैं, ये जरूरी चीज है। क्रिटिसाइज करो इकोनॉमिक प्लानिंग को भाई। बजट एलोकेशन, ठीक बात है, बजट एलोकेशन है, ठीक है। अगला इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल ठीक बात है। और नॉट एक्यूरेट डेटा, ये वर्ड है, हाँ एक्यूरेट डेटा भी हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं आता, ठीक बात है। मतलब भैया किसके पास नॉलेज की कमी है, दिमाग खराब हो गया। आईएएस लोगों पे क्लेम कर रहे हो तो उनके पास नॉलेज नहीं है, खाली यार बैठे हुए हैं। लैक ऑफ नॉलेज की तो कमी है ही नहीं भाई साहब, आईएएस आदमी बैठे हैं भाई। प्लानिंग नीति आयोग में कौन बैठे हैं, फाइनेंस के बंदे बैठे होंगे, तो नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज तो सफिशिएंट है। वो इंप्लीमेंट ना करें अलग बात है, पुअर इंप्लीमेंटेशन है। नॉलेज है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे ढंग से, ऐसा भी हो सकता है। चलो और कुछ है, पॉलिटिकल प्रेशर, हाँ बिल्कुल सही बात है, सरकार भी बहुत ज्यादा कर रही। कोई ये सारे वर्ड आपके ठीक हैं लेकिन लिखने वाले नहीं है ये मतलब लिख तो नहीं लिया तुम लोगों ने, अरे सिविल के स्टैंडर्ड के लिखो, ये तो सब ठीक बात आप लिख रहे हैं, मैं आपको वर्ड दे रहा हूं ध्यान से लिखे। नंबर 1 लैक ऑफ पर्सपेक्टिव, लैक ऑफ पर्सपेक्टिव, परिदृश्य की कमी। परिदृश्य, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, नंबर 1 ध्यान से लिखे, थोड़ा आईएएस स्टैंडर्ड के आंसर लिखते हैं। पर्सपेक्टिव में 2 चीजें, नंबर 1 प्लानिंग ऑलवेज या प्लान शुड बी बेस्ड ऑन इवेल्युएशन, नियोजन मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। प्लान शुड बी बेस्ड ऑन इवेल्युएशन, मूल्यांकन होना चाहिए। और दूसरा है शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म बोथ, लघुकालीन और दीर्घकालीन दोनों चाहिए। मतलब कोई पहले क्या था 5 ईयर प्लान था, लंबा था, अभी क्या है शॉर्ट है, ऐसा नहीं, दोनों प्लान लेकर के चलिए ज्यादा बेहतर। अभी हमारे यहाँ दोनों नहीं है, मैंने देखा था इससे पहले वाले आपने जितने बड़े 5-5 साल के प्लान पढ़े, और अभी जो मोदी जी कर रहे हो सिंगल सिंगल ईयर का प्लान है, तो ये दोनों गड़बड़ है। इससे अच्छा क्या है दोनों चलाओ, लंबा भी सोचो छोटा भी सोचो, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। दूसरा वाई इट इज नॉट, इसी में वाई इट इज नॉट सो, वाई इट इज नॉट सो, ऐसा क्यों नहीं है, इसी फैक्ट्स के अंदर के फैक्ट्स बता रहा हूं। तो नंबर 1 लैक ऑफ एजेंसी, लैक ऑफ नोडल एजेंसी, एक नोडल एजेंसी नहीं है। दूसरा डेटा कलेक्शन या लेट डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन में लेट होना, लेट डेटा कलेक्शन, आंकड़ों के एकत्रण में देरी होना। डेटा क्यों लेट हो रहे होंगे, क्या लगता है रीजन, पॉपुलेशन के नाते, एजेंसीज तो हैं, उसके लिए पीछे लिखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत में डेटा की दिक्कतें क्यों हैं, तो उसके पीछे होता है यूनियन नेचर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की संघीय प्रकृति। यूनियन नेचर का कुछ याद आ रहा है, दोनों लोगों को जब बराबर पावर दी जाएगी ना भाई साहब, तो दिक्कतें होंगी। डन, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, पहले पॉइंट के अंदर के सारे पॉइंट समझ में आ गए। दूसरा रीजन मतलब कमी, फेल्योर इन प्रमोटिंग अ बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फेल्योर इन प्रमोटिंग अ बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, संतुलित वृद्धि और विकास में फेल होना। बैलेंस्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारे यहां, ठीक है। रीजन, इस पॉइंट के रीजन क्या है, ऐसा क्यों नहीं है, इसमें पहला रीजन आप लिखेंगे सेक्टोरल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय आधार पर विकास। दूसरा है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सरकार अगर चाहेगी तो बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, ये भी रिपीट कर दूं। पहला है सेक्टोरल बेसिस, क्षेत्रीय आधार पर। दूसरा है पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक, भाई झगड़े होते हैं, सेंटर फंडिंग रिलीज कर रही है, कोई अपोजिशन की कांग्रेस की सरकार है, इसकी सपा की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस है, कल तो वो नहीं हो पा रहा उतना काम, तो वो भी इश्यूज हो रहे हैं गवर्नमेंट के लिए।
मैं क्या बोलूं? नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं। ये बैटिंग आगे, ये बैटिंग हुई है, कुछ मत बोलना। उसके बाद कांग्रेस की बुराई अगर करनी हो, सेक्टर वाइज आए, अब तो आदत हो गई है कोई दिक्कत नहीं, दोनों वसुंधरा को वही मार कर लियो आपस में। कांग्रेस की बुराई करने से पहले ये कॉर्नर वाली सीट ध्यान दिया कीजिएगा, अगर ये फिल है तो मत बोलिएगा, और अगर फिल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है, बस तो समझ जाइए। अगला मैं भूल गया क्या था यार। हाईली सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ प्लानिंग, नियोजन की अत्यधिक केंद्रीय प्रकृति। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्रिटिसाइज, हाईली सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ प्लानिंग, अत्यधिक केंद्रित प्रकृति, मतलब सारा फंडिंग जो होती है वो किसके हाथ में हो रही है? सेंटर गवर्नमेंट के पास ना, तो बहुत ज्यादा ना इश्यूज होते हैं यार। इसीलिए मैंने वहां पे पीछे भी आपको एक वर्ड दिया था, याद है, डिसेंट्रलाइजेशन। पैसा अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में है तो लॉजिक बात है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा वो, लेकिन सही बात है कि नहीं है? कह रहे गलत बात मैं पूछ रहा हूं। आपके घर में पैसे का डिसीजन पिताजी लेते हैं? अर्निंग मेंबर पापा ही होंगे। अगर पापा हैं तो उस अर्निंग मेंबर में कोई भी हो, पापा मम्मी जो भी हो, और आपके घर में 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, तो पैसे का जो बंटवारा हो रहा है उसका बेस क्या होता है? कि नीड के साथ, जिसको जितने की नीड है उतना दे देते हैं, ऐसा है? जिसको जितनी नीड है उतना पैसा मिल जाता है? बड़े सही घर में हो आप तो फिर, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। नीड भी पूरी हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, बात सही है। नीड भी डिसाइड कौन करते हैं? पिताजी। ऐसा है? कमाल है यार। अरे नीड तो हमें आईफोन की भी है, लेकिन आईफोन नहीं देंगे ना तुमको। लॉजिक बात समझिए, कुछ लोग इसमें नीड और लग्जरी में चले जाते हैं चीजों को लेकर के। सिंपल बात है, इसमें गलत है कि सही है? ये सही है, क्योंकि अगर कंट्रोलिंग यहां पे काम नहीं होगी फिर तो गलत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। बट इंडिया में क्या होता है कि कुछ एक ऐसे इश्यूज होते हैं, मैटर होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, उसकी फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है। ये दिक्कत हो जा रही है यहां। सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि यूनियन जो नेचर है उसमें इंटरफेयर हो रहा है भाई। जो डिसीजन जो विच इज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसमें भी कंसिडरेशन किसका मांगा जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दिक्कत है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इस पे नहीं होना चाहिए, बट इसको गवर्नमेंट ने इस फैक्ट को खत्म किया था जब वो आ गया था अपना पंचायत वाला। नेक्स्ट आओ, लोप साइडेड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, एलओपी, लोप साइडेड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, दोषपूर्ण रोजगार नीति। फोर्थ पॉइंट होगा क्रिटिसाइज में, फोर्थ पॉइंट है ये। पहले की डिटेलिंग, दूसरे की डिटेलिंग, तीसरे की डिटेलिंग नहीं थी, चौथा ये हो गया, सही है ना। दोषपूर्ण रोजगार नीति मतलब गवर्नमेंट, अच्छा देखियो इसको मतलब लिख लो, इसके पीछे वहीं ऐसे कर लिखो, 2 पार्ट ऐसे करके। एक तरफ लिखो कैपिटल इंटेंस लेबर, पूंजी सघन लेबर। दूसरा लिखो लेबर इंटेंस लेबर, श्रम सघन लेबर। 2 ही तरीके के लेबर होते हैं, जिसमें ज्यादा पैसा लगता है, जिसमें लोग ज्यादा लगते हैं। दोनों में से इंडिया में किसकी नीड है? इंडिया में आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन से लेबर ठीक काम करेंगे? अबे हद हो गई यार, कॉमन सेंस से सोच के बता, लग रहा तुम्हारे हिसाब से दोनों मैंने बता दिया। यही 2 तरीके की पूरी दुनिया में इंडस्ट्री होती है, एक होता है लेबर इंटेंस, दूसरा होती है कैपिटल इंटेंस। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें पैसा ज्यादा हो, दूसरी इंडस्ट्री जिसमें लेबर ज्यादा हो।